हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर। लास्ट टाइम हम लोग ने कोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन और सेरेबेलर डिसफंक्शन देखा था। आज हम लोग एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसफंक्शन और उसके 5 साइंस देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर का कैरेक्टर्स क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर में मोस्टली हमको हाइपोकाइनेसिया और हाइपरकाइनेसिया देखने मिलता है। हाइपोकाइनेसिया मीन्स जो मूवमेंट्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और हाइपरकाइनेसिया मीन्स एक्सेसिव मोटिलिटी होती है, कभी कभी स्पैसम्स भी होते हैं। एक वन ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर इज पार्किंसंस डिसीज। उसमें हाइपोकाइनेसिया होता है। हाइपोकाइनेसिया मीन्स स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट। हाइपोकाइनेसिया को ब्रेडिकाइनेसिया भी बोलते हैं। इसके साथ साथ कॉगविल और लेड पाइप रिजिडिटी भी होता है, जो कि ये रिजिडिटी मैं आपको मसल टोन में बताऊंगी क्या है एग्जैक्टली। और साथ साथ जो पोस्चरल मैकेनिज्म है उसका लॉस भी होता है। रेस्टिंग और पिल रोलिंग ट्रेमर्स भी ऑब्जर्व होते हैं पार्किंसंस डिसीज में। पिल रोलिंग ट्रेमर मीन्स जब आप कोई स्मॉल पिल अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रोल करते हो तो जैसी मूवमेंट होती है वो टाइप की ट्रेमर होती है। नेक्स्ट है पार्किंसंस प्लस। ये डिजीज में पार्किंसन के सारे साइंस तो दिखते ही हैं, साथ में और भी एक ग्रुप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर दिखते हैं। थर्ड है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी। ये भी एक डिसीज है जिसमें क्लाइंट का जो वर्टिकल ऑक्यूलर गेज है, लाइक आइस के ऑर्बिट के आसपास जो मसल्स होते हैं उनको ऑक्यूलर गेज बोलते हैं। तो जो वर्टिकली प्लेस्ड मसल है उनका लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से आइज या तो अप गेज में रहती है या तो डाउन गेज में रहती है। साथ साथ रिजिडिटी ऑफ नेक और ट्रंक मसल्स देखने मिलते हैं, जिससे ट्रंक के और नेक के मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं। डिमेंशिया, लॉस ऑफ जजमेंट की एबिलिटी, प्लान करने की एबिलिटी, दोनों का लॉस हो जाता है। और साथ में पार्किंसनियन साइंस और एब्सेंस ऑफ ट्रेमर दिखाई देता है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी में। तो अभी हम देखने जा रहे हैं वो 5 साइन जो कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर में। फर्स्ट साइन है कोरिया। कोरिया में कैसे मूवमेंट होते हैं? इरेगुलर, पर्पसलेस, इनवॉलेंट्री, कोर्स, क्विक, जर्की, डिसरिथमिक मूवमेंट होते हैं, वो भी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये मूवमेंट्स नाइट टाइम में, स्लीप में भी हो सकते हैं। नॉर्मली 2 डायग्नोसिस में ये कोरिया हमको मेजरली दिखता है, एक टार्डिव डिस्काइनेसिया और एक हंटिंगटन्स डिसीज। टार्डिव डिस्काइनेसिया एक ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है, जब हम किसी न्यूरोलेप्टिक ड्रग का यूज करते हैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग मीन्स ऐसी ड्रग जो न्यूरॉन की एक्टिविटी स्लो डाउन करती है। वो ड्रग के यूज की वजह से ये कंडीशन से हमको सफर करना पड़ता है। नॉर्मली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ऐसे पेशेंट साइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिकल सेटिंग्स में दिखते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया के। नेक्स्ट डिसीज है हंटिंगटन्स डिसीज। ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, जिसमें क्लाइंट एटेक्सिक गेट और कोरियो एथिटोइड मूवमेंट से सफर करता है। कोरियो एथिटोइड मूवमेंट मीन्स कोरिया के साइंस भी होंगे प्लस एथिटोइड साइंस भी होंगे। और जैसे जैसे ये हंटिंगटन डिसीज प्रोग्रेस करता है, पूरी बॉडी में रिजिडिटी डेवलप होती है, और जो कोरिया मूवमेंट्स है वो फास्टर डेवलप होते हैं कंपेयर टू एथिटोइड मूवमेंट्स। ये जो नीचे पिक्चर्स दी गई है उसमें आप देख सकते हो कि कैसे अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है अथिटोइड मूवमेंट। अथिटोइड मूवमेंट कोरिया से बिल्कुल अलग है। ये कंटिन्यूअस, स्लो, वर्म लाइक अरिथमिक मूवमेंट्स है, और ये मोस्टली जो डिस्टल पार्ट है एक्सट्रीमिटीज के उसको इफेक्ट करता है। लाइक अपर एक्सट्रीमिटी में देखा तो ये आपके फिंगर्स को इफेक्ट करेगा, और लोअर एक्सट्रीमिटी में देखा तो ये आपके टोस को इफेक्ट करेगा। और ये मूवमेंट स्लीप में नहीं होते, इसका एग्जैक्टली अपोजिट कोरिया में होता है, वो मूवमेंट स्लीप टाइम में भी होते हैं। एडल्ट एथिटोसिस ऑकर होता है यूजुअली आफ्टर सेरिब्रल एनॉक्सिया एंड विल्सन्स डिसीज। सेरिब्रल एनॉक्सिया मतलब जब ब्रेन कंप्लीटली डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो जो कंडीशन सफर करनी पड़ती है वो है सेरिब्रल एनॉक्सिया। और विल्सन्स डिसीज मतलब वेरियस ऑर्गन में कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से ये कंडीशन हमको सफर करनी पड़ती है। और एथिटोइड मूवमेंट का जो पैटर्न है वो अल्टरनेटिंग होता है, लाइक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ आर्म होगा, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म होगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स होगा। और एथिटोसिस अगर कोरिया के साथ साथ हो रहा है
तो जो टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए तो वो है कोरियोएथिटोसिस। यहाँ पे आप फिंगर्स देख सकते हैं, फर्स्ट पिक में फिंगर कैसी हाइपर एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट पिक्चर में भी जो फोरआर्म और लोअर एक्सट्रीमिटी में आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन या फ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट 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 आएंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर का डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मतलब आप अगर अपने किसी भी एक्सट्रीमिटी को कंटिन्यूसली एक पोस्चर में रखते हैं तो जिस कंडीशन से हमको सफर करना पड़ता है वो है डिस्टोनिया। यूजुअली इसमें हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स होता है और कभी कभी स्पाइन कॉन्करेंट टॉर्शन ऑफ स्पाइन देखने मिलता है। कॉन्करेंट टॉर्शन ऑफ स्पाइन मतलब ये जो अपना स्पाइन है ये इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड होता है, वो उस एक्सिस के अराउंड ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, उसकी वजह से जो एसोसिएटेड ट्रंक है उसका भी ट्विस्टिंग हो जाता है। जो डिस्टोनिक मूवमेंट है अगर वो कंटिन्यूसली होते रहे तो बाद में डिस्टोनिक मूवमेंट के साथ साथ हमको स्पास्टिसिटी भी देखने मिलती है। स्पास्टिसिटी मीन्स एक, आप ऐसा समझ सकते हैं अभी के लिए कॉन्ट्रैक्शन, रिजिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। नेक्स्ट जब मैं मसल टोन पढ़ाऊंगी तो मैं स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और डिस्टोनिया यूजुअली दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्टोनिया नॉर्मल होता है और सेकेंडरी डिस्टोनिया में डिस्टोनिया के सारे साइंस तो दिखते हैं, साथ में सीएनएस का डिसऑर्डर्स भी होता है जैसे कि हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी और ट्यूमर। और सेगमेंटल डिस्टोनिया में दो या दो से ज्यादा एडजेसेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली डिस्टोनिया जो है वो मल्टीफोकल टाइप का होता है। फोकल डिस्टोनिया भी होता है जिसमें वन लिम्ब इन्वॉल्व होता है जैसा कि राइटर या म्यूजिशियन क्रैम्प में देखने मिलता है। राइटर एंड म्यूजिशियन क्रैम्प मीन्स जो फोर आर्म और हैंड के मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, स्पैजम्स आने लगते हैं और वो मूवमेंट को प्रॉपरली राइटिंग मूवमेंट या कोई फाइन इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मूवमेंट इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते। और है स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस, जो जिसकी पिक आप नीचे देख रहे हैं, सर्वाइकल डिस्टोनिया को ही स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस देखते हैं। इसमें जो नेक का मसल है वन साइड का, फॉर एग्जांपल स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, वो मसल रिजिड हो जाता है जिसकी वजह से नेक वन साइड से अपोजिट साइड से हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है, तो जो नेक के मूवमेंट्स है वो इजीली परफॉर्म नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नीचे पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बैलिज्म। ये बहुत रेयर सिम्टम है और ये कंटिन्यूस एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलेचर की वजह से होता है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत हाई होता है। लाइक ऐसा लगेगा कि लिम्ब फ्लाई आउट हो रहा है सडनली, ऐसा, क्योंकि इन मूवमेंट्स का एम्पलीट्यूड काफी हाई होता है। और अगर ये बैलिज्म सिर्फ वन साइड ऑफ बॉडी में हो रहा है तो हम उसको हेमीबैलिज्म बोलते हैं। और ये बैलिज्म यूजुअली अपोजिट साइड ऑफ सबथैलेमस न्यूक्लियस के लीजन की वजह से होता है। लाइक अगर आपके राइट साइड में अगर हेमीबैलिज्म दिख रहा है तो आपका लेफ्ट साइड का सबथैलेमिक न्यूक्लियस अफेक्टेड है। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में अच्छे से नहीं दिख रहा, बट ये एरो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जर्की, क्विक, हाई एम्पलीट्यूड वाले इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही है। ये जो मैन का पिक्चर है उसमें उसका लिम्ब फ्लाई आउट हो रहा है सडनली, आप देख के समझ सकते हैं। एंड लास्ट साइन है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स यूजुअली थ्री टाइप्स के होते हैं, एक इंटेंशन ट्रेमर्स, एक रेस्टिंग ट्रेमर्स और एक इसेंशियल फैमिलियल ट्रेमर्स। इंटेंशन ट्रेमर्स यूजुअली सेरेबेलर डिजीज की वजह से होते हैं और ये वॉलेंट्री मूवमेंट करते टाइम होते हैं। और जैसे जैसे आपका वॉलेंट्री मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है और ये यूजुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले केसेस में दिखता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है बॉडी का जिसमें बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम उसके न्यूरॉन की कवरिंग को डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप ऐसे क्लाइंट जो इंटेंशन ट्रेमर से सफ़र कर रहे हैं उनको कोई भी एक्यूरेसी और प्रिसीशन वाला टास्क देंगे तो वो उसको इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक आप उनको बोलेंगे कि एक की इंसर्ट करो लॉक में, तो वो उसको इजीली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसका ही एग्जैक्टली अपोजिट है रेस्टिंग ट्रेमर, जो यूजुअली रेस्ट पे होता है और जैसे जैसे आप अपना वॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ये सब्सिडाइज हो जाता है और ये होता है डैमेज या लीशन ऑफ बेसल गैंग्लिया की वजह से। और पार्किंसन डिजीज में भी हमको रेस्टिंग ट्रेमर्स दिखते हैं। थर्ड एंड लास्ट इज इसेंशियल फैमिलियल ट्रेमर। ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है और
ये क्लाइंट्स को जब भी आप कोई फाइन प्रिसिशन टास्क परफॉर्म करने बोलेंगे तो आपको इस टाइप के ट्रिमर्स दिखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल, आगे नए नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।